नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल साइंस सॉल्यूशन बाय शुक्ला सर में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके प्रस्तुत हुए हैं, जिसका नाम है, टॉपिक का नाम है हमारे संक्रमण तत्व। राइट, ट्रांजिशन एलिमेंट, TRANSITI, ट्रांजिशन एलिमेंट। ये आपके एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। निश्चित ही इस टॉपिक से क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पुट अप होते हैं। तो आज हम आपको इस टॉपिक में बताने वाले हैं संक्रमण तत्व क्या होते हैं, आभासी संक्रमण तत्व क्या होते हैं, अपैरेंट ट्रांजिशन एलिमेंट। राइट, देखिए, एक संक्रमण तत्व होता है ट्रांजिशन एलिमेंट एंड अदर इज अपैरेंट ट्रांजिशन एलिमेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, आभासी संक्रमण तत्व। ठीक बात है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि संक्रमण तत्वों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है और फिर संक्रमण तत्वों के लक्षण। राइट, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना प्यार बनाए रखें। तो आइए शुरू करते हैं संक्रमण तत्व। तो दोस्तों, संक्रमण तत्व वे तत्व होते हैं जो एस ब्लॉक के प्रबल विद्युत धनी तत्वों, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स ऑफ एस ब्लॉक, और पी ब्लॉक के दुर्बल इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, उनके बीच इनको रखा गया है। समझ में आई बात? तो आप यूं कह सकते हैं, यानी इसे संक्रमण तत्वों को एस तथा पी ब्लॉक के बीच जो आपकी प्रावर्धित आवर्त सारणी है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, उसमें इसको स्थान दिया गया है। और ये सभी जो है डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। किस ब्लॉक के तत्व होते हैं? डी ब्लॉक के तत्व। राइट, अब देखिए, ट्रांजिशन जो शब्द है, वर्ड है संक्रमण, इसका मतलब ये होता है कि दो चीजों के बीच में, यानी दोनों के गुण उसमें समाहित हो। तो चूंकि ये यस ब्लॉक के प्रबल विद्युत धनी तत्वों, यानी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स एंड वीक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक के कम दुर्बल विद्युत धनी तत्वों के बीच इनको रखा गया है। यार सीधे सीधे आप कह सकते हो कि चूंकि यस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच इनको रखा गया है, तो बीच में रखने के कारण ही इसका नाम पड़ा संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन। राइट, तो संक्रमण का मतलब होता है बीच में। क्लियर? अब देखिए, कुछ स्पेशल डेफिनेशन 12th क्लास में आ जाती है कि ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक के तो एलिमेंट होते हैं, तो क्या सभी डी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं वो संक्रमण तत्व होते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, सभी डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व नहीं होते। तो जनरली तो हम कह सकते हैं कि डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ठीक, इन्हें आवर्त सारणी में एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के बीच रखा गया है। राइट, तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच पाए जाने के कारण ही हम डी ब्लॉक के जो तत्व हैं उनको संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक बात है। लेकिन इसमें थोड़ा सा और मॉडिफाई किया गया कि संक्रमण तत्वों के परमाणुओं तथा उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में इनके डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरे होते हैं। आंशिक रूप से भरे होते हैं। राइट,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये स्पेशल ऐड की गई। तो ये क्या कहती है कि जो संक्रमण डी ब्लॉक के, तो ये देयर इज नो डाउट दैट ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट इज नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट, बट बट थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई क्या किया गया कि जो संक्रमण तत्व होंगे इनके उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में, यानी जब ये उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में पाए जाएंगे, या जो इनके परमाणु हैं इनके डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड नहीं होते, पार्शली फिल्ड होते हैं। इस बात पॉइंट को आप नोट करेंगे कि संक्रमण तत्वों के डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरे होते हैं। ठीक बात है, यानी पूरे भरे नहीं होते। अच्छा, अब बात करेंगे हम आभासी संक्रमण तत्व। दिस इज नोन एज apparent transition एलिमेंट। ठीक, अब ये नया चीज, नया कंसेप्ट आ गया जिसको शायद आपने अभी 12th से निचली कक्षाओं में, हालांकि संक्रमण तत्व की परिभाषा तो क्लास 9 से ही शुरू हो जाती है जब पीरियोडिक टेबल आप पढ़ते हैं, लेकिन क्लास 12th में आप इसको थोड़ा सा और विशेष रूप से जानें कि सभी डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व होते हैं। डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, जो संक्रमण तत्व होते हैं वो सभी क्या होते हैं, डी ब्लॉक के होते हैं, परंतु सभी डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व नहीं होते। संक्रमण तत्व केवल वही होंगे जिनके डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरे होते हैं। ठीक बात है, तो ऐसे तत्व यानी ऐसे डी ब्लॉक के एलिमेंट जिनके डी ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरे होते हैं उन्हें हम कहते हैं आभासी संक्रमण तत्व। ध्यान दें कि वे डी ब्लॉक के तत्व जिनके डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आभासी संक्रमण तत्व। दे आर नोन एज अपैरेंट ट्रांजिशन एलिमेंट। क्लियर है, और वो कौन कौन से हैं, जिंक है, कैडमियम है, मरकरी। याद रखें कि जिंक, कैडमियम, मरकरी ये डी ब्लॉक के तत्व हैं, संक्रमण तत्वों के साथ होते हैं, परंतु ये संक्रमण तत्व नहीं होते, ये आभासी संक्रमण तत्व हैं। क्लियर, नोट कर लें, नोट कर लिए। अब देखो जी भैया, तो जो संक्रमण तत्व हैं, डी ब्लॉक के तत्व हैं, वो कौन कौन से हैं। तो संक्रमण तत्वों को यानी डी ब्लॉक के जो तत्व हैं इनको हम 4 श्रेणियों में कैटेगराइज कर सकते हैं। वी कैन कैटेगराइज डी ब्लॉक एलिमेंट इन 4 सीरीज। कौन कौन सी सीरीज है, तो ये है, दिख रहा है आपको, हाँ, 3D श्रेणी के संक्रमण तत्व, 4D श्रेणी के संक्रमण तत्व, 5D श्रेणी के संक्रमण तत्व और 6D श्रेणी के संक्रमण तत्व। ठीक है, तो हम आपको इनको भी याद कराने का प्रयास करेंगे। तो आइए साथ साथ हमारे देखिए, तो 3D श्रेणी के संक्रमण तत्व कौन है, हाँ ऐसा लिख दिया मैंने, तो आप भी लिख सकते हैं, वेरी इजी। तो इसके लिए आपको कुछ हिंदी के सूत्र याद करने पड़ेंगे। तो आइए कैसे, आप देखिए, स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वैनेडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकिल है, कॉपर है, जिंक है। तो इसको याद करने का तरीका क्या होगा, शक्ति, शक्ति, वक्र, वक्रमन, फिको, फिको निकूजन, शक्ति, वक्रमन, फिको निकूजन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो भैया, सारे जो एक्चुअली क्या है, जो 12th का आपका कोर्स है उसमें केवल 3D श्रेणी के संक्रमण तत्वों को ही पढ़ना है, तो कम से कम इसको तो आप पूर्ण रूप से तैयार ही कर लें कि कौन कौन से हैं और इनके एटॉमिक नंबर क्या है। एटॉमिक नंबर क्या है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29 एंड क्लियर है। तो कैसे याद करेंगे? शक्ति वक्र मन फिको निकुंजन, शक्ति वक्र मन फिको निकुंजन, ये मंत्र याद कर लो भैया। क्लियर है। अच्छा, अब ये देखो, ये थोड़ा यारी दोस्ती वाला है, तो इसको याद करना है कि यारी जरा निभाना, यारी जरा निभाना मौत तक। बहुत गहरा यारान लगता है नहीं? यारी जरा निभाना मौत तक, रोते रहे पैलेडियम सिल्वर और कैडमियम। देखो कैसे लिखेंगे? वाई जेड आर एन बी एम ओ टी सी आर यू आर एच पी डी ए जी। ठीक है, नोट करते रहे। हो गया। अब थोड़ा सा दबंगई वाली बात हो जाए तो 5D सीरीज के जो तत्व हैं, तो फिल्मों में हफ्ता वसूली होता है ना, तो ला हफ्ता वरना रेहान उस्मान इंदर पीटेंगे और कहाँ जाएंगे? हॉस्पिटल जाएंगे। ला हफ्ता वरना रेहान उस्मान इंदर पीटेंगे और हॉस्पिटल जाएंगे। तो ला हफ्ता वरना रेहान उस्मान इंदर पीटेंगे और हॉस्पिटल जाएंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है? तो क्या है? ये डीएस देखिए, अशरफ, ये थोड़ा स्पेशल है। अशरफ दुबे संग भागा, अशरफ दुबे संग भागा। हंस मत दोस्त रोएगा कौन। ठीक बात है। फिर से एक बार देख लें। शक्ति वक्रमन फिको निकुंजन, यारी जरा निभाना मौत तक, रोते रहे पैलेडियम सिल्वर और कैडमियम। ला हफ्ता वरना रेहान उस्मान इंदर पिटेंगे और कहां पहुंच जाएंगे भैया? हॉस्पिटल जाएंगे। अशरफ दुबे संग भागा, हंस मत दोस्त रोएगा कौन। अच्छा, समझ में आया? तो ये है टोटली जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है, वो आपको ये दिखा दिए गए। अब बात करते हैं कि इन्हें क्यों इन 4 श्रेणियों में क्यों डिवाइड किया गया। तो भैया, इनके जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 3D श्रेणी में जाते हैं। किसमें भरते हैं अंतिम इलेक्ट्रॉन? तो जिन तत्वों के डी ब्लॉक के जिन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2 d ऑर्बिटल में यानी 3D ऑर्बिटल में भरते हैं, वो 3D श्रेणी के कहलाते हैं, राइट। और जिनके 4D में अंतिम इलेक्ट्रॉन भरेंगे वो क्या होंगे? 4D। जिनके 5D में भरेंगे वो 5D श्रेणी के, और जिनके 6D में भरेंगे वो 6D श्रेणी के। ठीक बात है। अब देखो जी भैया कि हमने कहा कि जो अंतिम इनके अंतिम वाले हैं
इनके डी ऑर्बिटल में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन, यानी कंप्लीटली इनका डी ऑर्बिटल फिल्ड होता है, इसलिए ये क्या होते हैं, दे आर नोन एज अपैरेंट ट्रांजिशन एलिमेंट, ये आभासी संक्रमण तत्व कहलाते हैं। याद करिए, समझ में आ गई बात? ठीक है। अच्छा देखिए, अब ये हिंदी का पैटर्न आपको बिता देते हैं और फिर आगे हम चर्चा करते हैं। अब आप इनके परमाणु क्रमांक तो भैया लिख ही देना है, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए बाकी काम आप पे छोड़ते हैं, कुछ आप भी किया करो यार, है? पढ़ लिया करो, नहीं तो फिर वही हाल होगा ना कि चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला, मेरी आवारगी ने मुझको आवारा बना डाला। तो ये गाना गाते हुए घूमना पड़ेगा, राइट? अच्छा, अब देखो एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संक्रमण तत्व से आप क्या समझते हैं, और कम से कम इतना तो पूछेगा भैया कि संक्रमण तत्व के कोई 4 लक्षण बता दीजिए। ठीक, तो राइट नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशनल एलिमेंट, संक्रमण तत्वों के लक्षण। तो खासकर हमने बताया कि हम लोग 3D श्रेणी के तत्वों की बात करेंगे, ठीक है? तो आइए कुछ खास खास जो इंपॉर्टेंट उसकी प्रॉपर्टीज हैं वो बताते हैं आपको। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, तो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बाह्य कोश का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d, n-d, n-1 d, और इसमें 1 to 10, राइट, और ns 1 to 2, ये होता है। यानी बाह्य कोश से पहले वाले पिछले वाले कोश में 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और बाह्य कोश के s ऑर्बिटल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द लास्ट शेल ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर? अच्छा, दूसरी बात करते हैं कि सबसे बढ़िया चीज है कि ऑक्सीकरण अवस्था। अच्छा, इसको इरेज करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं। ऑक्सीडेशन नंबर, हाँ ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जामिनेशन। क्लियर? अब ये देखो, ध्यान से सुनिए, संक्रमण तत्व जो होते हैं या जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, इनके ये जो ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन स्टेट होता है इनका, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। यानी हिंदी में इनको कहेंगे कि इनकी ऑक्सीकरण अवस्था परिवर्ती होती है। परिवर्ती मतलब जानते हैं, वेरिएबल मतलब जो वेरीज करे, अलग अलग यौगिकों में इनकी ऑक्सीकरण संख्या भिन्न भिन्न होती है, राइट? ऐसे कर सकते हैं आप। तो जैसे बात करते हैं 3D श्रेणी, शक्ति वक्र मन, फीको निकुजन। क्लियर? तो इसमें देखिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या +3, ठीक है, +2, +3, +4, +2, +3, +4, +5, +1, +2, +3, +4, +5, +6 है। अच्छा, एमन की +2, +3, अच्छा इसकी +2, +3, +4, +5, +6, +7। क्लियर है? नोट करते रहे साथ साथ। ठीक, ये होती है। तो आप देखेंगे कि ऑक्सीकरण स्टेट जो होता है
सबसे मैक्सिमम ऑक्सीकरण अवस्था कौन दर्शा रहा है? मैग्नीज, +7 तक शो करता है। तो ये भी बोर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि 3D श्रेणी के संक्रमण तत्वों में कौन सा तत्व सबसे उच्च ऑक्सीकरण अवस्था, सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है? तो उत्तर होगा मैग्नीज। ठीक है। और 3D श्रेणी के तत्वों में कौन सा संक्रमण तत्व सबसे कम ऑक्सीकरण अवस्था शो करता है? बताइए देख के। तो यहाँ दो चीजें दिख रही है, एक तो स्कैंडियम है और एक तो जिंक है। तो बताओ कौन सा संक्रमण तत्व सबसे कम एक, ये नहीं कि संख्या नहीं देखने +3 +4, जैसे इसमें मैक्सिमम +7 तक है। तो सबसे कम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाला संक्रमण तत्व कौन सा है? बताओ, गेस करो, जिंक होगा या स्कैंडियम? तो उत्तर होगा स्कैंडियम। जिंक क्यों नहीं होगा? क्योंकि जिंक तो संक्रमण तत्व है या नहीं है, वो क्या है? आवासीय संक्रमण तत्व। क्लियर है? ओके, नोट कर लें, मिटा दें। तो आप देखिए कि एक ही तत्व की भिन्न भिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं यहाँ दिखाई गई हैं, मतलब संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं। क्लियर? ओके जी। अच्छा, 2 लक्षण हो गए, 4 ही बताऊंगा। तीसरा आपका हो गया उत्प्रेरक। उत्प्रेरक के गुण, उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या होता है? उत्प्रेरक। यही बड़े जान लीजिए, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भार तथा बनावट की दृष्टि से क्या रहते हैं? अपरिवर्तित रहते हैं, है? और अपने उपस्थित मात्र से किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, घटा या बढ़ा देते हैं, और स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक दृष्टि से क्या रहते हैं? अपरिवर्तित रहते हैं। यानी खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन इनके होने से ही रिएक्शन की दर जो है घट या बढ़ जाती है। दे आर नोन एज कैटालिस्ट एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कैटालिसिस। क्लियर? तो संक्रमण तत्व उत्प्रेरक के गुण प्रदर्शित करते हैं, राइट? बहुत सारी अभिक्रियाओं को ये उत्प्रेरित करते हैं। बहुत अच्छी अच्छी इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं जिनको संक्रमण तत्व क्या करते हैं? उत्प्रेरित करते हैं, यानी फटाक से रिएक्शन हो जाता है इनके उपस्थित मात्र से। क्लियर? तो ये उत्प्रेरक होते क्यों हैं? तो इसका कारण यही है कि ये परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या, क्योंकि इनकी ऑक्सीकरण जो अवस्था होती है वो परिवर्ती होती है, इसी गुण के कारण सभी संक्रमण तत्व, लगभग सभी संक्रमण तत्व, सभी नहीं, लगभग सभी संक्रमण तत्व उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। जैसे आप पढ़े होंगे कि संपर्क विधि, संपर्क विधि से, बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन, संपर्क विधि से H2SO4 के निर्माण में तो कौन सा? अच्छा, संक्रमण तत्व ही नहीं, इनके यौगिक भी उत्प्रेरक के गुण रखते हैं, राइट? तो संपर्क विधि से H2SO4 के निर्माण में कौन सा उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है? तो उत्तर है V2O5, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, राइट? इसी प्रकार से हाइड्रोजनीकरण में, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निकिल उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है। ठीक? हैबर विष से अमोनिया बनाने में, गेस करो, आप पढ़े हो ना पी ब्लॉक के एलिमेंट, ये नहीं पढ़े अभी? तो हैबर विष से अमोनिया के निर्माण में कौन सा उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है? आयरन। हैबर विष से अमोनिया बनाने में, ठीक है? इसी तरह से ओस्टवाल्ड विधि से, ओस्टवाल्ड विधि याद आया? ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में कौन सा उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है? प्लेटिनम गेज का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है? तो इस तरह से जो संक्रमण तत्व होते हैं वो उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। नेक्स्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 पॉइंट, रंगीन यौगिक। हाँ, तो संक्रमण तत्वों के जो यौगिक होते हैं, कंपाउंड होते हैं, अच्छा, खास करके कोऑर्डिनेशनल कंपाउंड बनाते हैं उप सहसंयोजी यौगिक, और इनके यौगिक क्या होते हैं? रंगीन होते हैं। अच्छा, एक बात जाने आप कि रंगीन होते कौन है, किसके कारण? तो आयन रंगीन होते हैं। ठीक?
तो चूंकि संक्रमण तत्वों के आयन रंगीन होते हैं, इसलिए इनके यौगिक भी क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। और इनके रंगीन होने का कारण क्या होता है, तो इतना आप याद रखो, डीडी संक्रमण क्या होता है, डीडी संक्रमण। इसको आप जब CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अगर पढ़ेंगे तो उसे आपको समझ में आएगा कि डीडी संक्रमण होता क्या है। क्लियर? तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के तहत आप जाने कि डीडी संक्रमण होने के कारण संक्रमण तत्वों के आयन रंगीन होते हैं या इनके यौगिक रंगीन होते हैं। क्लियर? अब ये कौन से संक्रमण तत्वों के आयन रंगीन होंगे, क्या सभी आयन रंगीन होंगे? तो नहीं भैया, इसको आप जाने कि ऐसे ही संक्रमण तत्वों के आयन रंगीन होंगे कि ऑक्सीकरण अवस्था यानी जब आयनिक अवस्था में आए तो इनके डी ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो। तो जिन संक्रमण तत्वों के डी ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी इनके आयनिक कंडीशन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में पाया जाए तो ये रंगीन आयन होंगे और इनके यौगिक भी क्या होंगे, रंगीन होंगे। ठीक बात है, अंडरस्टूड? तो संक्रमण तत्वों के आयन क्या होते हैं, रंगीन होते हैं, इनके यौगिक क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। अच्छा, फिर 5वां पॉइंट है ये मिश्र धातुएं बनाते हैं। अच्छा, तो संक्रमण तत्व जो होते हैं भैया, तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ इनका आकार विशेष रूप से परिवर्तित नहीं होता। इसका कारण है वीक शिल्डिंग इफेक्ट, दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण इनका जो आकार होता है, परमाणु क्रमांक तो बढ़ता है बट इनका जो साइज होता है, इसकी जो रेडियस की साइज होती है वो बढ़ती नहीं है। तो यानी संक्रमण तत्वों के परमाणुओं के आकार लगभग क्या होते हैं, समान होते हैं। ड्यू टू दैट रीजन ये आसानी से आपस में मिक्स हो जाते हैं और संक्रमण धातुएं बनाते हैं। राइट? समझ में आ गई बात जी? जैसे पीतल है, पीतल क्या है, एक संक्रमण धातु है जो किसका मिश्रण होती है, कॉपर प्लस जिंक का मिश्रण होती है। समझ में आए? तो संक्रमण तत्व ऐसी तरह गन मेटल है या तमाम तरह के संक्रमण तत्व, सॉरी ये मिश्र धातुएं आप पढ़ेंगे तो इसको आप बुक में जरूर देख लेंगे। तो संक्रमण तत्व क्या बनाते हैं, या डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं तो इनके परमाणुओं का आकार लगभग समान होने के कारण ये मिश्र धातुएं बनाते हैं। ठीक, अब देखो 6वां पॉइंट, उत्प्रेरकीय गुण। तो बता दिया यार। और क्या है वो, चुंबकीय प्रकृति, चुंबकीय प्रकृति, मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो भैया डी ब्लॉक के एलिमेंट जो, अगर संक्रमण तत्वों की बात करें तो हमने कहा कि इनके डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से पार्शली फिल्ड होते हैं। ड्यू टू दैट रीजन ऑल ट्रांजिशनल एलिमेंट्स शो द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। डी ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय होते हैं। राइट? और आप जानते हैं कि जिनके अगर युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे डी ऑर्बिटल में वो क्या होंगे, प्रतिचुंबकीय होते हैं। ठीक है, तो हमने आपको संक्रमण तत्व क्या होता है, आवासीय संक्रमण तत्व क्या होता है, और डी ब्लॉक के तत्वों को कितने श्रेणियों में बांटा गया है, साथ ही संक्रमण तत्वों के कुछ लक्षण इस वीडियो में बताए। और नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेके हम आपके सामने हाजिर होंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।